पता है बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं तीन टर्म्स के ऊपर में। थर्मोडायनेमिक्स की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग और तीसरा बाउंड्री। अब आपके मन में आएगा सवाल कि सर ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में अगर आपको एंट्री लेना है तो आप सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को एज अ गेट समझ सकते हैं। अगर आपने इस गेट को सही से नहीं पहचाना है तो आप थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री ही नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात करूं कि अगर कभी कला जब आपके एग्जाम में मार्क्स खराब आते हैं तो क्या आप सिस्टम को ब्लेम करते हैं या सराउंडिंग को? इसका साइंटिफिक जवाब अगर आपको कोई दे सकता है तो वो है केमिस्ट्री, वो है थर्मोडायनेमिक्स जो आपको इसका साइंटिफिक उत्तर दे सकता है। एक बात याद रखना, अगर आपने सिस्टम गलत डिफाइन कर दिया तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स ही गलत हो जाएगी। तो सिस्टम को, सराउंडिंग को और बाउंड्री को सही से समझना जरूरी है। एलविस यादव आजकल मतलब आप कह सकते हो साल दो साल से सिस्टम 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 चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम कई सालों से बोलते आ रहे हैं। और जिस सिस्टम की हम बात करते हैं कहीं ना कहीं ले दे के बात वहीं पर बनती है कि वो भी उसी सिस्टम का बात करता है। अगर मैं बात करूं आपसे जिंदगी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो जिंदगी भी आप ऐसा कह सकते हो दो भागों में बटी हुई है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है जिसको आप सिस्टम कह रहे हैं, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे ही आप सराउंडिंग कहते हैं। तो आइए बिना देर किए हम इन टर्म्स को समझेंगे, ये कितने तरीके के होते हैं। ये सारी बातें आज के लेक्चर में करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना और अंत तक वीडियो को देखना ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में ये समझा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले वो दो तीन टर्म्स जिससे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज्ड रहते हैं उन टर्म्स को हम लोगों ने क्लैरिफाई किया था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा जरूर उस पहले लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप लेक्चर 2 में एंट्री लीजिए। और मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने से पहले हमें ये जरूर समझना चाहिए कि आखिरकार व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ a physical chemistry. It is a part of a physical chemistry in which we deals with the study of the interaction. We deals with the study of interaction of one body with another body. आप जहां पर एक बॉडी के इंटरेक्शन को दूसरे बॉडी के इंटरेक्शन से, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी से किस तरीका से वार्तालाप कर रहा है, इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और ये जो वार्तालाप है ये हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मलयाली, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, इन लैंग्वेजेस में नहीं होती है। इन लैंग्वेजेस के टर्म्स में इंटरेक्शन नहीं होता है बेटा। यहां इंटरेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ सम क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज लाइक हीट एंड वर्क। हम हीट और वर्क के टर्म्स में, दो बॉडी है, लेट्स सपोज एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इनके बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, इधर इन टर्म्स ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ वर्क, हम स्टडी करते हैं। और इसी ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। एंड आई होप आपको हीट एंड वर्क के बारे में एक बेसिक जानकारी तो जरूर हो गई होगी प्रीवियस लेक्चर से। ऑल्दो हम इसके बारे में बात करेंगे आगे भी चल करके लेक्चर्स में कि थर्मोडायनेमिक्स में इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है और किन किन फॉर्मूला से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है मैक्रो थर्मोडायनेमिक्स,
और एक होता है माइक्रो थर्मोडायनेमिक्स। और इसी माइक्रो थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। और इसी माइक्रो थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। सवाल आता है सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है बेटा, यहां वी स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स on the basis of the observations। और मैं यहां पर बात करूं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का, we do not study the thermodynamics on the basis of ऑब्जर्वेशंस। हम यहां पर थर्मोडायनेमिक्स को ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर स्टडी नहीं करते हैं। अब इसमें भी कुछ बातें निकल करके आती है, इसमें भी कुछ बातें निकल करके आती है बेटा कि सर यहां ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे स्टडी करते हैं, यहां ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे स्टडी नहीं कर पाते। कारण क्या? ये नाम में क्लियर है, यहाँ मैक्रो बात हो रहा है या माइक्रो बात हो रहा है। मैक्रो मीन्स बड़ा, मतलब यहां पर हम जो स्टडी करेंगे वो बल्कि बॉडी पे कर रहे होंगे, मतलब यहां पर हम अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम के ऊपर स्टडी कर रहे होंगे। मीन्स वी स्टडी या वी ऑब्जर्व the changes on a bulky body। bulky body मतलब a large collection of atoms or molecules। और यहां पर we study the thermodynamics, मैं ऑब्जर्वेशन नहीं बोलूंगा, the thermodynamics on माइक्रो लेवल। यहां स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड, यहां स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं होता है। और मैं बता दूं, एक ही चीज को जब आप मैक्रो थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं और माइक्रो थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं तो उनके वैल्यूज में चेंजेस देखने को मिल सकता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है बेटा क्योंकि जब आप बल्कि बॉडी पर, मतलब एक लार्ज कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑब्जर्वेशन आप करते हैं बेटा, तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वो अलग तरीका से बिहेव करते हैं। एक स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर वो एटम और मॉलिक्यूल्स अलग तरीके से बिहेव करता है। आप एग्जांपल देख सकते हो, बहुत बार आप देखेंगे कोई भी बच्चा है बड़ा शांत सा है, अगर 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं या अपने घर पे है, क्योंकि वहां पर उसको क्राउड नहीं मिला। लेकिन उसी बच्चे को जब बहुत बड़ी क्लास हो या बहुत ज्यादा क्राउड हो, 100-200 लोगों की भीड़ हो, वहां पर आप उस बच्चे को देखेंगे वो बच्चा हुटिंग करते हुए नजर आ जाएगा। बहुत बार टीचर भी देख करके आश्चर्यचकित हो जाता, अरे ये बच्चा तो सीधा था, ये बच्चा तो बड़ा शरीफ था, ये बच्चा तो बदमाशी ही नहीं करता था, ये कैसे चिल्ला रहा है, ये कैसे हो कर रहा है, ये कैसे चिल्ला रहा है। भाई मतलब उसका जो नेचर था, अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स लार्ज नंबर में ले लिया, बिहेव अलग तरीके से करेगा, स्मॉल नंबर में ले लिया, उसका बिहेवियर अलग होने वाला है। Are you getting my point? What is thermodynamics and how many types of thermodynamics are there? Macro and micro। अब आपके मन में आएगा सर हम लोग कौन सा स्टडी करेंगे? तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैक्रो थर्मोडायनेमिक्स। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम मैक्रो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या फंडा? ठीक है।
हम लोग मैक्रो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर चीजों को लेकर के चलना है। अब मैं बता दूं, आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट, ऐसे तो थर्मोडायनेमिक्स में भर भर के टर्मिनोलॉजीज है, तो एक एक लेक्चर लेना पड़ेगा कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज को लेकर के, तब जाके 2 4 5 लेक्चर्स में ये टर्मिनोलॉजीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, आप हड़बड़ाइए मत, एकदम एक एक चीज को अच्छे से करिए। हाँ ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो लगती है आप थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दीजिए, यूट्यूब आपको ये फीचर देता है। अगर आपको ये 1x पे नहीं देखना है तो 1.2x, 1.2.5x, 1.5x, 1.75x तक आप देख सकते हैं, लेकिन इतना भी स्पीड मत कर देना कि चीजें समझ में ही नहीं आए। क्योंकि लेक्चर देखने का मतलब ये होता है बेटा कि आप लेक्चर भी देख रहे हैं, नोट्स भी उतार रहे हैं, जब क्वेश्चन दे रहा हूं तब वहां पॉज भी कर रहे हैं और दिमाग से सोच भी रहे हैं इस सवाल का जो रोड मैप है वो क्या हो सकता है, इस सवाल को मैं सॉल्व करके देखूंगा आंसर आया कि नहीं आया, फिर मैच करेंगे। दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ स्टडिंग एनी लेक्चर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में कौन कौन सा बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला टर्म है आपका सिस्टम, दूसरा टर्म है सराउंडिंग और तीसरा टर्म है बाउंड्री। तीसरा टर्म है बाउंड्रीज। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं चीजों को। लेट सपोज आपके पास ये एक एरिया है और इस एरिया में आपने क्या रख रखा है, एक कप रखा हुआ है। और इस कप के अंदर क्या है बेटा, ये गरम चाय की प्याली हो, मतलब इस कप में है आपका चाय। अब आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये चाय ठंडी भी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा इसमें सिस्टम कौन है, तो मैं यहां पर किसी चीज के गर्म या ठंडे होने से अगर अफेक्ट हो रहा हूं तो वो क्या है, चाय। मतलब हम पूरे तरीके से ऑब्जर्व क्या करेंगे कि चाय गर्म है या चाय ठंडी है। चाय गर्म रहनी चाहिए तब पीने का मजा ही कुछ और होगा। मतलब व्हाट इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, दिस टी, ये टी, ये चाय आपके ऑब्जर्वेशन में है, इज अंडर योर ऑब्जर्वेशन, या मैं कह सकता हूं अंडर माई ऑब्जर्वेशन, इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं। मतलब यही है वो जिसे हम सिस्टम कहेंगे, यही है वो जिसे हम सिस्टम कहेंगे। और ये जो कप है, ये क्या है, ये बाउंड्री है। और इस कप के अलावा ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, ये मैं पूरा यूनिवर्स को यहां ड्रॉ कर दिया हूं जो कि बनाया नहीं जा सकता, बिकॉज यूनिवर्स कैन नॉट बी डिफाइंड इजिली, बहुत बड़ा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर। इसको छोड़ के ये जो बाकी रीजन है भैया, यही आपका क्या है, सराउंडिंग। और अगर मैं इन सबको मिला दूं तो ये सब मिलकर के क्या कहलाएंगे, यूनिवर्स। ये सब मिलकर के क्या कहलाएंगे, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री। सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री मिला करके क्या हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा। जो हमारे ऑब्जर्वेशन में हो वो सिस्टम है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में ना हो उसके चेंजेस को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लार्ज है, वो सराउंडिंग हो जाएगा। और जो इस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, बाउंड्री। और इन तीनों को मिला दो तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये दुनिया, ये ब्रह्मांड में सिर्फ 3 चीजें होती है। एक जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, दूसरा
उसके अलावा बाकी सब सराउंडिंग्स है। यहां सराउंडिंग्स लिख दे रहा हूं, एस भी होगा, यहां एस भी होगा, सराउंडिंग्स है। और ये जो कप है ये क्या है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बाउंड्री हो गया। तो यहां बाउंड्री मेरा क्या हो गया, कप। अब कुछ लोगों के मन में सर ये प्लेट क्या है, ये प्लेट भी सराउंडिंग में आ जा रहा है क्योंकि ये सिस्टम को सेपरेट नहीं कर रहा है, ये सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट नहीं कर रहा है। तो कप तो आपका बाउंड्री में आ गया, प्लेट सराउंडिंग है। तो बोलेंगे सर कप क्यों रखे, अरे ऐसे ही बना दिए यार, जो कप है डोल ना जाए कहीं, प्लेट उसको एक ठोस खड़े रहने में मजबूती देता है। तो दिस इज अबाउट सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री, गॉट इट। अब हम लोग इसका एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। तो सिस्टम क्या हुआ बेटा, एनीथिंग, इसको कलर चेंज कर लेता हूं नहीं तो सभी कहीं जैसा लगेगा। एनीथिंग इन द होल यूनिवर्स which is under our observation, और आप कह सकते हो under our investigation is known as, उसे हम क्या कहेंगे प्यार से, उसे हम प्यार से सिस्टम कहेंगे। And everything except the system is considered as सराउंडिंग। इवन बाउंड्री भी आपके सराउंडिंग में ही आता है क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज कंसीडर्ड एज सराउंडिंग्स इन द यूनिवर्स। अब इंटरेस्टिंग बात क्या आता है सुनना, जो भी उसके प्रॉपर्टीज के वैल्यूज में चेंज आ रहा होगा, लेट सपोज वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मोल्स, ये जो भी उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा होगा, हम सिर्फ सिस्टम का ऑब्जर्व कर सकते हैं। सराउंडिंग इतना बड़ा है, इतना लार्ज है कि उसमें उसके प्रॉपर्टीज में अगर चेंज भी आ रहा होगा तो वो नेग्लिजिबल आ रहा होगा। उसके अगर प्रॉपर्टीज में चेंज भी आ रहा होगा बेटा तो नेग्लिजिबल आ रहा होगा। और अगर नेग्लिजिबल आ रहा है तो मैं ये मान के चलूंगा कि सराउंडिंग के प्रॉपर्टीज में किसी तरीके का बदलाव नहीं आएगा। तो जनरली वी कंसीडर नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज of the surrounding. Generally we considered no change in the properties of the surroundings. क्यों, तो कारण होगा ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। कारण क्या बताओगे, उसके लार्ज साइज होने के कारण हम कंसीडर ही नहीं करते हैं उसके चेंज को। तो ये है आपका सिस्टम और ये है आपका सराउंडिंग। गॉट इट, आया क्या बेटा समझ में बात, आया क्या। नेक्स्ट जो बातें हम करने जा रहे हैं वो करेंगे बाउंड्रीज पे। ये बाउंड्री है क्या, ये बाउंड्री है क्या। एनीथिंग इन द यूनिवर्स which separates the system and surroundings is known as
इज नोन एज बेटा बाउंड्री। उसे हम क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि चाय मेरा क्या था? सिस्टम। कप मेरा क्या था? बाउंड्री। और उसके अलावा बाकी सराउंडिंग, और इन सबको मिला दो तो यूनिवर्स। तो आज के बाद से सिस्टम आप किसको कहेंगे? आप बोलोगे ये मेरा सिस्टम है, मतलब वो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है। इज इट क्लियर? अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री। पहला बाउंड्री रियल है और दूसरा बाउंड्री इमेजिनरी है। नेक्स्ट बाउंड्री परमिएबल है, और एक तरीके का बाउंड्री होता है इम्परमिएबल। एक तरीके का बाउंड्री होता है एडियाबेटिक, और एक तरीके का बाउंड्री होता है डायथर्मिक। इसको बहुत जगह पर कंडक्टिंग बाउंड्रीज भी कहा जाता है, और एडियाबेटिक को बहुत जगह पे नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज भी कहा जाता है। तो जब मैं यहां कंडक्टिंग का बात कर रहा हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स ऑफ हीट। इज इट क्लियर? एक और प्रकार का बाउंड्री होता है, दैट इज रिजिड बाउंड्री, एंड अनदर वन इज नॉन रिजिड बाउंड्री। एक प्रकार का बाउंड्री होता है रिजिड और दूसरा होता है नॉन रिजिड। अब इसको कैसे हम समझेंगे? रियल बाउंड्री कैन बी टच्ड एंड फेल्ट एंड कैन बी फील। इसका क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी टच्ड, या इसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग इसको बना देता हूं, अलग कलर से लिख के। यहां भी एक कंसेप्ट लिखता हूं टच एंड फील, यहां भी वही लिखता हूं टच एंड फील। परमिएबल, मैटर कैन पास, मैटर कैन नॉट पास। एडियाबेटिक में या ऐसे मैटर ट्रांसफर, देखो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना रहा हूं, या मैटर ट्रांसफर लिख लो, यहां मैटर ट्रांसफर लिख लो, यहां पर हीट ट्रांसफर लिख लो, यहां पर भी हीट ट्रांसफर लिख लो, याद करने में आसानी होगा। यहां पर मूवेबल, या फिर आप कह सकते हो वॉल्यूम चेंज, यहां पर भी क्या लिख लोगे? मूवेबल, या फिर एक टर्म लिख सकते हो वॉल्यूम चेंज। ठीक है बेटा? अब इंटरेस्टिंग बात आओ, देखो रियल बाउंड्री को आप टच और फील कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी बाउंड्री को आप टच एंड फील नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जो अभी हमने कप लिया वो रियल था, लेकिन उस चाय के ऊपर में भी हवा थी, जो ऊपर वाला ओपन सरफेस था, उस चाय के ऊपर में भी ये सराउंडिंग था, लेकिन ये जो ऊपर वाला सरफेस है वहां पर तो कोई ऐसा टच वाला नहीं आ रहा, लेकिन हम अपने मन से एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं वहां पर, जिसको आप टच और फील नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर में सराउंडिंग है, जिसके नीचे में चाय है, जो हमारा सिस्टम है, वो आपका क्या हो गया? इमेजिनरी बाउंड्री। आ रहा बात समझ में? परमिएबल बाउंड्री हम उसे कहेंगे जहां मैटर ट्रांसफर पॉसिबल है, इम्परमिएबल बाउंड्री हम उसे कहेंगे जहां पर मैटर ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। एडियाबैटिक या नॉन कंडक्टिंग में आप समझ सकते हो हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा,
और यहां पर हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है। रिजिड का मतलब मूवेबल होगा क्या? नहीं। अगर वो मूव ही नहीं कर सक रहा है तो वो मेरा क्या है? रिजिड बाउंड्री है। अगर मूव नहीं कर पा रहा तो वॉल्यूम चेंज भी नहीं हो रहा होगा, तो मूवेबल एंड वॉल्यूम चेंज नहीं पॉसिबल है रिजिड बाउंड्री के केस में। और वहीं पर अगर नॉन रिजिड बाउंड्री का बात करूं तो मूवेबल भी हो सकता है और वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है। जैसे जो थर्मोफ्लास्क होता है वो क्या है? आपका रिजिड बाउंड्री है। लेकिन अगर आप पिस्टन ले लो तो पिस्टन ऊपर या नीचे जा सकता है, या बलून ले लो तो बलून बड़ा एक्सपेंड या कंप्रेस कर सकता है, तो वहां पर उसके बाउंड्रीज क्या है? मूवेबल है। मूवेबल होने के कारण वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो वो किसके अंडर आएंगे? वो नॉन रिजिड बाउंड्रीज के अंदर आएंगे। क्लियर है क्या? ये बातें क्लियर है क्या कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज आर देयर? नाउ हम लोगों ने सिस्टम समझ लिया, हम लोगों ने सराउंडिंग समझ लिया, हम लोगों ने बाउंड्रीज समझ लिया, हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि बाउंड्री के टाइप्स कितने होते हैं। अब सवाल है सर सराउंडिंग के भी टाइप्स होते हैं क्या? नहीं, सराउंडिंग के कोई टाइप्स नहीं होता, वो अपने आप में परिपूर्ण है भैया। उसको और अदर तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको उसको ऑब्जर्व ही नहीं करना, हमको उसको ऑब्जर्व ही नहीं करना है। हाँ, इन बाउंड्रीज के कारण सिस्टम डिफाइंड होते हैं, इसीलिए हम लोग पहले बाउंड्रीज को पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा सिस्टम ओपन सिस्टम। ये 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसमें भी हम लोग किसी एक सिस्टम के बारे में ही पूरा पढ़ाई करते हैं। ज्यादातर जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं आगे चल करके, वो एक ही प्रकार के सिस्टम को लेकर के। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि कितने तरीके का सिस्टम है और कौन से सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ज्यादातर, ठीक है? क्योंकि अगर सिस्टम की पहचान नहीं, अगर आपने सिस्टम गलत डिफाइन किया, मैंने कहा था, तो आपका थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में एंट्री ही गलत हो जाएगा और फिर पूरी पढ़ाई आपकी गलत चल रही होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके केस स्टडीज को लेकर के, ठीक है? बहुतों को फॉर्मूलाज पता होता है, बहुत कुछ पता होता है, सवाल भी लग जाते हैं, तुक्के में लग जाते हैं यार बहुत सारे सवाल तो। लेकिन पढ़ाई का असली एसेंस तब है जब आप क्वेश्चन को समझ सक रहे हैं, फील कर सक रहे हैं। आप जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप प्रॉपर सेंस के साथ फॉर्मूला लगा रहे हैं कि आपको पता है कि यहां पर ये फॉर्मूला क्यों लगेगा और अदर फॉर्मूलाज क्यों नहीं लगेंगे। तब मजा है पढ़ने का, समझे? फिर सवाल क्या है? सवाल तो बनना ही है। सवाल कहां जाएंगे? सवाल तो आपसे बनना ही है फिर, ठीक है? तो अभी जो थर्मोडायनेमिक्स में क्लासेस चल रही है वो सारी थ्योरीज पे चल रही है, तो जो प्रीवियस चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिया उसका पीवाईक्यूज वगैरह लगा लीजिएगा, तभी जाकर के आपका वो चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, सबसे पहला शुरुआत ही हम लोग किससे करते हैं? सबसे पहला शुरुआत हम लोग करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम से। तो सवाल आता है कि सर हम आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? तो लेट्स सपोज ये आपका सिस्टम है और आपको पता है ये पूरा मान लीजिए यूनिवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। क्लियर है क्या? अब सवाल है, आप 2 प्रकार से इंटरेक्शन कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क और वाया मैटर। ये 2 प्रकार से आप इसका ये कर सकते हैं, ठीक है? मैंने यहां एरो दोनों साइड का बनाया, तो मैं एक बना रहा हूं एरो मैटर के लिए, नजर आ रहा है क्या आप सभी को? और दूसरा एरो मैं बना रहा हूं हीट के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा और ना मैटर का ट्रांसफर हो रहा होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में
ना हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है, और ना मैटर का ट्रांसफर हो रहा होगा। इज इट क्लियर? मतलब नाइदर मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस नॉर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ना ही मैटर का ट्रांसफर हो रहा होगा, ना ही हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। इज इट क्लियर? किसके बीच में? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लियर है क्या बेटा? इज इट क्लियर? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना मैटर का ट्रांसफर हो रहा होगा, ना हीट का ट्रांसफर होगा। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड कहते हैं। नाम में भी क्लियर है, आइसोलेटेड मतलब अकेला है भैया, कोई इंटरेक्शन नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। कोविड के समय में लोगों को आइसोलेट कर दिया जा रहा था ना, क्यों? किसी से कोई मतलब नहीं। उसी तरीके से जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, ना मैटर के द्वारा ना हीट के द्वारा, हम उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल फेमस है, लेकिन मैं बता दूं एक लाइन। प्योरली आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट डिफाइंड इन रियल। इन रियलिटी आप प्योरली आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन ही नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग करते हैं कि सर थर्मोफ्लास्क, ठीक है, इतना टाइट होता है कि मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन भाई चाय थोड़ी देर तक या थोड़ी देर बाद तक ठंडी तो हो ही जाती है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफर तो हो ही रहा है, भले स्लोली ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे वेरी स्लोली क्यों ना हो रहा हो। तो इट इज ऑल्सो नॉट एन परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, बट यू कैन टेक इट एज, ठीक है। फिर कुछ लोग यूनिवर्स को भी डिफाइन कर देते हैं कि हाँ ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि जो भी ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर ही हो रहा है, इसके बाहर तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ यूनिवर्स का बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया है, लेकिन एक्चुअली में यूनिवर्स का बाउंड्री डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल क्यों नहीं है? व्हाई नॉट? बिकॉज इट्स बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका बाउंड्री डिफाइंड नहीं होता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स भी आपका परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपका है ओपन सिस्टम। चलो पहले क्लोज सिस्टम देखते हैं। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आइए बात करें। लेट सपोज ये यूनिवर्स है, ये सिस्टम है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स। अब मेरा बात समझना, अगेन दो ही प्रकार से इंटरेक्ट करता है सिस्टम और सराउंडिंग, एक मैटर और दूसरा हीट। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि सिस्टम और सराउंडिंग में यहां मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन हीट का ट्रांसफर होता है। मींस मैटर ट्रांसफर डज नॉट टेक्स प्लेस, बट ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक्स प्लेस। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर और बता दूं आपको, आइसोलेटेड से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर किस तरीके का इसमें बाउंड्रीज वगैरह डिफाइंड होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो बाउंड्री होता है, सुन लेना ध्यान से, इसका बाउंड्री कैसा होना चाहिए सिस्टम का, ताकि वो सिस्टम आइसोलेटेड हो जाए, क्योंकि सारा खेल बाउंड्री का है। अगर बाउंड्री कंडक्टिंग हो गया तो हीट ट्रांसफर करने लगेगा,
अगर बाउंड्री परमिएबल हो गया तो भी आपका, तो यहां पर बाउंड्री कैसा होना चाहिए, बाउंड्री यहां पर मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, रिजिड होना चाहिए, प्लस एडियाबेटिक होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, एडियाबेटिक अर्थात नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, तभी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, और मैटर का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, मतलब इम्परमिएबल होना चाहिए, मतलब इम्परमिएबल होना चाहिए। अब बोलेंगे सर रिजिड क्यों होना चाहिए, अगर आपका बाउंड्री मूवमेंट किया सिस्टम का तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो ट्रांसफर होगा, हीट के द्वारा नहीं होगा तो वर्क के द्वारा हो जाएगा भैया, इसीलिए यहां रिजिड बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर। अब मैंने यहां कहा मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर हो सकता है, या आप कह सकते हो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, हीट से ज्यादा बढ़िया वर्ड है एनर्जी, है ना, क्योंकि इसीलिए मैंने वहां रिजिड किया, नहीं तो नॉन रिजिड लिख देता भैया, हीट का ही है तो क्या दिक्कत है, लेकिन अगर नॉन रिजिड लिया तो मूवमेंट होगा, वहां एनर्जी किसके द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पर एनर्जी, आप हीट की जगह यहां पर वर्ड एनर्जी कर दो हर जगह, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहां ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहां पर भी ये वर्ड को है ना एनर्जी कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, मेरा बात मानो, इसको भी एनर्जी लिख दो, तब आप अच्छा से समझ पाओगे, तब आप अच्छा से समझ पाओगे कि यहां मैंने रिजिड वर्ड क्यों यूज किया है। ठीक है, यहां पर भी आप क्या करो, हीट के जगह पे एनर्जी टर्म डिफाइन कर दो, ये ज्यादा बढ़िया। ठीक, अब यहां एक कंसेप्ट आएगा सर बाउंड्री कैसा होगा, फिर बाउंड्री कैसा होगा, तो यहां बाउंड्री बस मैं ये बोलूंगा इम्परमिएबल होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, इम्परमिएबल होना चाहिए, मतलब मैटर का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, बाकी नॉन रिजिड भी हो सकता है, पिस्टन वाला भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, मतलब क्लोज सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्ट करेगा आपस में, लेकिन वाया एनर्जी, वाया एनर्जी, एनर्जी के द्वारा। हाँ, एनर्जी हो सकता है हीट के फॉर्म में जा रहा हो, एनर्जी हो सकता है वर्क के फॉर्म में जा रहा हो, दैट डजंट मैटर। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा क्या क्लोज सिस्टम होने के लिए बाउंड्री का रिजिड होना जरूरी है क्या, तो आप क्या जवाब दोगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, यहां रिजिड होना कोई जरूरी नहीं है, नॉन रिजिड भी हो सकता है। क्लियर है, तो इस बात का मतलब समझो कि यहां पर जब मैं बोल रहा हूं रिजिड नॉन रिजिड, मतलब यहां वर्क नहीं होगा, यहां वर्क होगा, यहां हीट ट्रांसफर होगा, यहां हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो बहुत जन रिजिड और नॉन रिजिड को समझ नहीं पाते, इस बात को समझो, रिजिड बाउंड्री है, वर्क के द्वारा ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, नॉन रिजिड बाउंड्री है, वर्क के द्वारा ट्रांसफर हो रहा होगा। तो यहां पर आपको बोला हूं क्लोज में एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब यहां बॉडी रिजिड भी हो सकता है, नॉन रिजिड भी हो सकता है, एडियाबेटिक भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है इम्परमिएबल बाउंड्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ये परमिएबल हो गया तो मैटर ट्रांसफर भी टेक्स प्लेस हो जाएगा। क्लियर। लास्ट सिस्टम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कैसे डिफाइंड होता है थर्मोडायनेमिक्स में, आओ देखिए, आओ देखिए। अब यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्ट मैटर के द्वारा भी कर सकता है और एनर्जी के द्वारा भी कर सकता है, मतलब यहां बाउंड्री का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जैसा मन वैसा बाउंड्री बना लो, परमिएबल हो तो ठीक, इम्परमिएबल हो तो ठीक, इम्परमिएबल नहीं होना चाहिए, इम्परमिएबल हो गया तब तो क्लोज हो जाएगा, मतलब यहां बाउंड्री परमिएबल भी होगा क्योंकि यहां मैटर से भी ट्रांसफर होगा, मतलब यहां बाउंड्री कैसा होगा, परमिएबल भी हो सकता है, याद रखना, इम्परमिएबल हुआ तो क्लोज हो जाएगा, तो परमिएबल होना यहाँ कंडीशन जरूरी है, बाकी फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ इमेजिनरी इन तीनों केसेस में नहीं होगा,
इमेजनरी इन तीनों केसेस में नहीं हुआ, सारे के सारे रियल होंगे तभी तो आप फील कर पा रहे हो ना। परमेबल है कि इनपरमेबल है कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है कि रिजिड है कि नॉन रिजिड है। हाँ, यहाँ मैटर भी ट्रांसफर कर रहा होगा, यहाँ एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहा होगा, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर takes place between system and सराउंडिंग। इसी के साथ आज का आपका सारे टॉपिक्स क्लियर होता है, खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, हम लोग जो स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में वो क्लोज सिस्टम के ऊपर में स्टडी करेंगे, क्योंकि प्योरली आइसोलेटेड सिस्टम अवेलेबल नहीं है। और ओपन सिस्टम में अगर आ जाए तो मैटर ट्रांसफर होने लगेगा, और मैटर ट्रांसफर को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर जो चेंजेस आएगा मैटर ट्रांसफर के कारण, वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा आपके कैलकुलेशंस में, आपके हर एक चीज को अफेक्ट करेगा। तो हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं बेटा, वो क्लोज सिस्टम में करते हैं, जहां पर मैटर ट्रांसफर तो नहीं होता है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इंटरैक्ट वाया हीट एंड वर्क करता है। इसलिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स में साफ साफ लिख दिया है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वेयर वन बॉडी इज सिस्टम एंड अनदर बॉडी इज सराउंडिंग, by in terms of the quantities like heat and work, because heat and work के फॉर्म में ही आप एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में लाया या निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, हर एक टर्म समझ में आएगा, क्यों हर एक टर्म्स का यूज इंपॉर्टेंट है, क्यों हर एक टर्म्स को समझना जरूरी है। खाली रटने से नहीं होगा। रिजिड नॉन रिजिड का मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या है, ये फर्दर चल के कहाँ मदद करेगा, वर्क में मदद करेगा, ये सारी चीजें जब आपको समझ में आती है ना, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट जो बिल्ड होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपका जो बेसिक्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फिर सवाल चाहिए एडवांस का हो, चाहे मेन्स का हो, चाहे नीट का हो, चाहे CUET का हो, चाहे बोर्ड का, कहीं से भी सवाल आपसे बनेंगे। इज इट क्लियर? जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होगी उसी से न्यूमेरिकल बनेंगे। यही सब टर्म्स आपको जब न्यूमेरिकल्स में स्टेटमेंट में दिए रहते हैं समझ में ही नहीं आता, तो फिर कहाँ से आप चीज़ों को लेकर के जाओगे। इज इट क्लियर बच्चा? तो आप इसको पढ़ते रहिए मस्त तरीके से। आई होप अगर आपको चीज़ें समझ में आई है, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहो। जब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ज़बरदस्त रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।